सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। देखो जो हम लोग चल रहे थे अलैंगिक जनन के महत्व पर। ठीक है, अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अलैंगिक जनन के महत्व हमें नोट करने हैं। देखो कुछ महत्व आपको नोट करने हैं, उसके बाद में कुछ रिटर्न वर्क करने के बाद में फिर आपको समझाते हुए चलेंगे। तो हेडिंग डाल लेना अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन का महत्व। अलैंगिक जनन का महत्व पहला लिखना है इसमें। पहला पॉइंट, ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता। ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता वे केवल अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। वे केवल अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। जैसे गन्ना, केला आदि। गन्ना, केला आदि। दूसरा पॉइंट लिखना, ऐसे पौधे जिनमें बीज अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती। ऐसे पौधे जिनमें बीज अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती। ऐसे पौधे जिनमें बीज अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती, कॉमा, ऐसे पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। ऐसे पौधे अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे घास, अंगूर आदि। जैसे घास, अंगूर आदि। तीसरा पॉइंट लिखना, ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की शक्ति जिनमें लैंगिक जनन की शक्ति लैंगिक जनन की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन की शक्ति क्षीण क्षीण मतलब नष्ट या कमजोर हो जाती है। जिनमें लैंगिक जनन की शक्ति क्षीण हो जाती है, वे अलैंगिक जनन करते हैं। वे अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे जैसे घास। जैसे घास। अगला लिखना चौथा, अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अलैंगिक जनन द्वारा
ऐसे लिखना, अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न होने में, ये लिखना, अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न होने में, लगने वाला समय लैंगिक जनन की तुलना में कम होता है, लैंगिक जनन की तुलना में कम होता है। जैसे आलू, इसमें अगली लाइन से लिखना, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में नहीं आया है अभी तक, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या है, पैटर्न जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड पे होता हुआ जाएगा। राजस्थान बोर्ड का पैटर्न सीबीएसई बोर्ड के आधार पे होगा, तो उसी आधार पे हमें क्वेश्चन भी देखते हुए चलने हैं। तो इसमें अगली लाइन से लिखना, बिना पॉइंट डाले इसमें लिखना, आलू की कलिका को बोने पर उस कलिका से आलू की कलिका को बोने पर उस कलिका से 3 से 5 माह में नए आलू की प्राप्ति हो जाती है। आलू की कलिका को बोने पर उससे 3 से 5 माह में नए आलू की प्राप्ति हो जाती है। नए आलू की प्राप्ति हो जाती है, जबकि आलू के बीजों को बोने पर, आलू के बीजों को बोने पर 13 से 15 माह में, लगभग 13 से 15 माह में नए आलू की प्राप्ति हो जाती है। 13 से 15 माह में नए आलू की प्राप्ति हो जाती है। लिख लिया? तो यहां देखना, कलिका जो है, आलू की कलिका, या इनको बोलते हैं आलू की आंख, आलू की कलिका या आलू की आंख, इनसे नया आलू या नया पादप बनने में, नया आलू प्राप्त होने में कितना समय लग रहा है? 3 से 5 माह। और यदि बीज को हम बोएं, बीज जो होते हैं ना, बीज हमेशा लैंगिक जनन से प्राप्त होते हैं। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है, ध्यान से सुन लेना, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद वो क्या होगा? बीज होता है। तो बीज से यदि हम नया आलू प्राप्त करें तो उसमें लगभग 13 से 15 माह का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो अगला पॉइंट लिखना, जो भी नंबरिंग हो लिखना, अलैंगिक जनन द्वारा बंजर भूमि को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। बंजर भूमि को भी हरा भरा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखना, जिन क्षेत्रों में बीज का उगना मुश्किल होता है, बीज नहीं उगता है या बीज का उगना मुश्किल होता है, उन क्षेत्रों में अलैंगिक जनन काम में आता है।
काम में आता है। अगला पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट, इस विधि में केवल एक जनक भाग लेता है। इस विधि में केवल एक जनक भाग लेता है, इसलिए इसे एक मात्रिक या एक जनकीय जनन भी कहते हैं। इसलिए इसे एक मात्रिक जनन या एक जनकीय जनन भी कहते हैं। अगला लिखना, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होने के कारण अपने जनक के समान होने के कारण क्लोन कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना, क्लोन क्लोन कहलाती है। क्लोन कहलाती है। अगला लिखना है इसमें, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन होता है। अगली लाइन से लिखना, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों के इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधों के जीवित रहने की संभावना लैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है। लैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है। कितने पॉइंट्स हो गए? 10 हो गए। अच्छा, एक और लिख लेना, इस विधि द्वारा पादप में फल व फूल जल्दी आते हैं। फल व फूल जल्दी आते हैं। ठीक है, लिख लिया? ठीक, ये आपके अलैंगिक जनन के क्या हो गए? महत्व हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखना। एक क्वेश्चन लिखो, अमीबा में, क्वेश्चन लिखना सभी, अमीबा में बीजाणु जनन अमीबा में बीजाणु जनन अथवा बहुविखंडन को समझाइए। अमीबा में बीजाणु जनन अथवा बहुविखंडन को समझाइए।
देखो अब समझते हुए चलना, बीजाणुओं में, सॉरी अमीबा में बीजाणु जनन। देख, अमीबा के अंदर बीजाणु, अमीबा जो होता है वो अनियमित आकृति का प्राणी है, ठीक है। और अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, अमीबा के चारों ओर 3 स्तरों का निर्माण हो जाता है, एक त्रिस्तरीय आवरण का निर्माण हो जाएगा। और इस त्रिस्तरीय आवरण को हम सिस्ट के नाम से जानते हैं। ये त्रिस्तरीय आवरण, इस आवरण को हम किस नाम से जानेंगे, सिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सिस्ट का जब निर्माण होता है तो उसके बाद में क्या होगा, अमीबा का जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा। अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे ये केंद्रक कई भागों में विभाजित हो गया। अब ये अवस्था कौन सी हुई, बहुकेंद्रक की अवस्था हो गई ना, एक से ज्यादा केंद्रक हुए। अब इन केंद्रकों के चारों ओर क्या होगा, कोशिका द्रव्य जमा हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। सभी के चारों ओर इन संरचनाओं को हम अमीबुली, अमीबुली या फिर इन संरचनाओं को स्यूडो पोडियोस्पोर के नाम से जानते हैं। इन संरचनाओं को या तो अमीबुली या इनको स्यूडो पोडियोस्पोर, ये पहले ही बताया हुआ है, इन नाम से जानेंगे। अब जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां खत्म होंगी, जब भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो ये कहीं ना कहीं से क्या होगा, कहीं ना कहीं से ये फट जाएगा। और फटने के बाद में ये जितने भी भाग होते हैं, जितने भी ये केंद्रक होते हैं, ये सभी कहाँ निकल जाएंगे, बाहर। और बाहर निकलने पे इन सब से क्या होंगे, नए नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबा के अंदर बीजाणु जनन के नाम से भी जानते हैं, और अमीबा के अंदर बहुविखंडन विधि के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद सबके, क्लियरिटी है। अच्छा, ठीक है। तो ये अमीबा के अंदर क्या कहलाती है, बहुविखंडन, या अमीबा के अंदर बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। तो इसे लिखना, नोट करना, इसे नोट करना, लिखना। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर अमीबा के चारों ओर, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर अमीबा के चारों ओर, चारों ओर एक त्रिस्तरीय, एक त्रिस्तरीय सिस्ट का निर्माण हो जाता है, एक त्रिस्तरीय सिस्ट का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है तथा अमीबा का केंद्रक, अमीबा का केंद्रक अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, अमीबा का केंद्रक अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। इन संरचनाओं को, इन संरचनाओं को स्यूडोपोडियोस्पोर या अमीबुली, इन संरचनाओं को स्यूडोपोडियोस्पोर या अमीबुली
अंडरलाइन कर लेना। स्यूडोपोडियोस्पोर या अमीबुली कहते हैं, कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो इनसे किनसे, अमीबुली या स्यूडोपोडियोस्पोर, तो इनसे नए अमीबाओं का निर्माण होता है, नए अमीबाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया अमीबा में बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, अगला लिखना, सभी नोट कर लेना। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी क्या होता है? देखो, एक जीव आपने पढ़ा होगा, एक कोश के जीवों में ओपेलाइना, पहले ही बताया था इसके बारे में, एक मिनट फिर रिवाइज कर रहे हैं। ओपेलाइना के बारे में बताया था। जीव आपने या लास्ट ईयर जब कोशिकाएं पढ़ी होंगी तो 2 या 3 प्रकार की, केंद्रक के आधार पर 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी हैं। एक तो यूनिसेल्युलेट, एक होती है बाइसेल्युलेट और एक होती है मल्टीसेल्युलेट। अर्थात एक केंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय और बहुकेंद्रकीय। ठीक है, सामान्यतः ज्यादातर कोशिकाएं जो होती हैं वो एक केंद्रकीय होंगी, पैरामीशियम द्विकेंद्रकीय होता है, और ओपेलाइना जो होता है ये बहुकेंद्रकीय होता है। तो ओपेलाइना जो होगा एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं, बहुकेंद्रकीय। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ओपेलाइना के अंदर कि केंद्रकों में विभाजन नहीं होता है, केंद्रकों में विभाजन नहीं होगा, केवल और केवल इनके साइटोप्लाज्म जो होता है, मतलब कोशिका द्रव्य जो होता है, केवल कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। तो कोश का विभाजन नहीं होगा, केवल साइटोप्लाज्म का विभाजन होने पे साइटोप्लाज्म प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो केवल और केवल बिना केंद्रक के, केवल किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर विभाजन होना, वही क्या कहलाता है, प्लाज्माटोमी या प्लाज्मोटोमी के नाम से जाना जाता है। तो लिखना, इसमें लिखना, बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में, बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में, बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं में जब केंद्रक के चारों ओर, जब केंद्रकों के चारों ओर केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा होने लग जाए, कोशिका द्रव्य जमा होने लग जाए, जमा होने लग जाए, अर्थात केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, अर्थात केवल कोशिका द्रव्य का विभाजन हो, विभाजन हो, तो यह घटना
प्लाज्माटोमी कहलाती है। तो यह घटना प्लाज्माटोमी कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे ओपेलाइना, जैसे ओपेलाइना। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में ये तो हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि द्विविखंडन ये लिखा दिया है या नहीं लिखाया है? द्विविखंडन के अंदर देखना, द्विविखंडन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। देखो अगला एक क्वेश्चन और लिखना कि द्विविखंडन, क्वेश्चन लिखना अलग से, द्विविखंडन करने वाले प्राणी, द्विविखंडन करने वाले प्राणी अमर होते हैं, क्यों? द्विविखंडन करने वाले प्राणी अमर होते हैं, क्यों? अमर होते हैं क्यों? देखना इधर, द्विविखंडन की जो क्रिया थी वो या तो जगत मोनेरा के अंदर मिल रही थी या जगत प्रोटिस्टा के अंदर मिल रही थी, दो जीवों के अंदर मिल रही थी। जैसे मोनेरा का तो हमने ले लिया कौन, जीवाणु। मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो जीवाणु। और प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं, जैसे अमीबा ले लिया यहाँ, ये हो गए। तो इनका शरीर जो होता है ना वो एक कोशिका का ही होता है, एक कोशिका का बना हुआ होता है। जब भी ये कोशिका विभाजन करेगी या इसमें द्विविखंडन की क्रिया हुई, कहीं से भी विखंडन हुआ, तो एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर इनमें भी मान के चलना विखंडन हुआ तो इन दो से भी कितनी बनेंगी, चार कोशिकाएं बनेंगी यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होती हुई चलेंगी, आगे बढ़ती हुई चलेंगी। और द्विविखंडन जो है वो कौन से जनन के अंदर आता है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में एक बात आपको बताई थी कि अलैंगिक जनन करने वाले जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों में उत्पन्न संतति जो होगी, जो ये संतति उत्पन्न हो रही है वो हूबहू अपने जनक के समान होगी। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा, अपने जनक के समान होगी। अब अमर और मरने वाले कौन से होते हैं? हम किसी को मरा हुआ कब मानेंगे, मरा हुआ तब मानेंगे जब उसकी डेड बॉडी हमें मिलेगी, तभी तो उसको मरा हुआ मानेंगे। अब इनकी कोई डेड बॉडी हमें मिलती नहीं है कि ये प्राणी जो है, ये वाली कोशिका जो है ये मृत हुई तो इनकी डेड बॉडी कहीं मिल जाए। ये मृत होने के बाद में ये खुद को दो भागों में बांट लेगी, जीवित होते हुए ही दो भागों में बांट लेगी, कहीं पे भी अपने कोई भी मृत अवशेष भी नहीं छोड़ते हैं ये। ठीक है, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता है कि एक से दो कोशिका तो आई है लेकिन इनकी डेड बॉडी कहाँ गई। इसलिए इन प्राणियों को क्या मानते हैं, अमर मानते हैं, कभी ना मरने वाले प्राणी मानते हैं इनको। क्लियर हो गई? तो लिखना इसमें, लिखना द्विविखंडन करने वाले प्राणी, द्विविखंडन करने वाले प्राणी, द्विविखंडन करने वाले प्राणी निरंतर विभाजन द्वारा या द्विविखंडन द्वारा, निरंतर विभाजन द्वारा, निरंतर विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करते रहते हैं। नई कोशिकाओं का, ब्रैकेट में लिख लेना संतति, नई कोशिकाओं ब्रैकेट में संतति का निर्माण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इस विभाजन द्वारा,
इस विभाजन द्वारा इनका कोई मृत शरीर, इस विभाजन द्वारा इनका कोई मृत शरीर अथवा मृत अवशेष, मृत अवशेष नहीं रहता है, नहीं रहता है। अतः इन प्राणियों को, अतः इन प्राणियों को अमर या इमोर्टल, अमर या इमोर्टल प्राणी कहते हैं, अमर या इमोर्टल प्राणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अलैंगिक जनन के महत्व आ जाए या कायिक जनन के महत्व आ जाए, एक ही बात है वो। अब इसके बाद में आते हैं, बीच लाइन में हेडिंग डाल लेना, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हेडिंग डाल लेना। डाली हेडिंग। अब समझते हुए चलना है इसको ध्यान से। देखो, लैंगिक जनन होता क्या है? लैंगिक जनन कहते हैं कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण, ऐसा जनन जिसके अंदर युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया होती हो। युग्मक संलयन, ठीक है। सबसे पहले तो युग्मकों का क्या होगा? निर्माण होगा, और युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है, ये क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक, जेनेसिस शब्द जिस नाम के पीछे लग जाए, या जनन शब्द जिस नाम के पीछे लग जाए, वो हमेशा उसकी निर्माण करने वाली अवस्था होती है। तो युग्मकों के नाम के पीछे जेनेसिस या जनन शब्द लग रहा है, तो इसका मतलब युग्मकों के निर्माण करने वाली ये प्रक्रिया है। तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरा, युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है? युग्मक संलयन, संलयन शब्द का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। अब जुड़ कौन रहा है? युग्मक। तो युग्मकों के जुड़ने की क्रिया, ठीक है। अब जुड़ेंगी कितनी चीज? एक चीज जुड़ेगी या दो चीज जुड़ेंगी? कम से कम दो चीज, कम से कम दो वस्तुएं जो होती है ना, वो आपस में मिलेंगी तो ही वो जुड़ना कहलाएगा। कभी भी एक सिंगल, जैसे ये सिंगल है, अब इसको हम जोड़ के बोलें कि ये मार्कर जुड़ गया, किससे जुड़ा है? तो जुड़ने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए इसके लिए, तो संलयन का मतलब होगा जुड़ना। ठीक, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं युग्मक निर्माण की क्रिया को। युग्मक निर्माण की क्रिया क्या होती है और युग्मक संलयन की क्रिया क्या होती है, यही साथ के साथ लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर भी आते हुए चलेंगे आपके लिए। ठीक, बैठ रही है समझ में? नहीं बैठ रही? युग्मक, सबसे पहले हम पद देख रहे हैं, कौन सा? युग्मक निर्माण की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि ये आपको आगे भी मिलेंगे। युग्मक निर्माण यहां समझेंगे तो आगे आपके लिए सरल पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम युग्मकों के प्रकार की। सबसे पहले परिभाषा आती है, युग्मक किसे कहते हैं? युग्मक, युग्मक होते क्या है? युग्मक कहते हैं कि शरीर में पाई जाने वाली वे अगुणित कोशिकाएं, अगुणित कोशिकाएं। अब देखो, अगुणित और द्विगुणित ये अभी थोड़ी देर बाद बता देंगे आगे, अगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या होता है। चलो साथ के साथ देखते चलो। एक हमारे पास में शब्द है अगुणित कोशिकाएं, अगुणित कोशिका, इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है डिप्लॉयड सेल या द्विगुणित कोशिका, और एक होती है त्रिगुणित कोशिका।
ठीक है, 3 शब्द है हमारे पास में। द्विगुणित को हम 2n से प्रदर्शित करेंगे, त्रिगुणित को 3n से प्रदर्शित करेंगे। अगला आ जाए चतुर्गुणित, अगला है चतुर्गुणित। चतुर्गुणित को 4n से प्रदर्शित करेंगे। अगला पंचगुणित आ जाए, पंचगुणित, इसको हम 5n से प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ही बढ़ाते हुए चलना, जितने आपको गुणित की संख्या मिले वो आप बढ़ाते हुए चलना। अब देखो अगुणित कोशिका से मतलब क्या होता है कि कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका के अंदर क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। कोई किसी भी कोशिका के अंदर गुणसूत्र उपस्थित होंगे। ठीक, अब जिस कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र होते हैं या मूल गुणसूत्र जितने होते हैं, मूल गुणसूत्र मतलब टोटल संख्या जितनी होती है, वो कोशिका कौन सी कहलाती है, 2n कहलाती है। क्लियर हो गई। दूसरी बात कि किसी भी जीव के अंदर मूल गुणसूत्रों का या गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय, अगुणित, अगुणित का मतलब होता है आधा या हाफ। किसी भी कोशिका के अंदर जितने मूल गुणसूत्र हैं, उन मूल गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय या आधा सेट। ठीक, जैसे किसी के अंदर मान के चलना 50 मूल गुणसूत्र हैं किसी कोशिका के अंदर, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, कितना होगा, 25 होगा ना। तो 25 जो होंगे, ऐसी जो कोशिका होगी वो कहलाती है अगुणित कोशिका। मूल गुणसूत्र संख्या से यदि आधे गुणसूत्र मिल रहे हैं, ठीक है, मूल गुणसूत्र संख्या से यदि आधे गुणसूत्र मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम अगुणित कोशिका के नाम से या हैप्लॉइड सेल के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मनुष्य के अंदर टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, मानव के अंदर, मानव के अंदर कौन कौन है ऑनलाइन, मानव के 25, मुनेश राजौरिया, मानव के अंदर 25 नहीं होती। मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, द्विगुणित कोशिका के अंदर 46। ठीक है, अब यदि मानव की जिन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र हैं तो वो सारी कोशिकाएं कौन सी होंगी, द्विगुणित कोशिकाएं होंगी, सारे की सारी। और जिन कोशिकाओं के अंदर यदि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए, अर्थात 46 से आधे रह जाए, 23 रह जाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऐसी कोशिकाओं को अगुणित कोशिका के नाम से जानते हैं, अगुणित। और अगुणित को किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करते हैं अगुणित कोशिकाओं को। द्विगुणित कोशिकाओं को 2n से प्रदर्शित करेंगे। तो ये ध्यान रख लेंगे यहाँ अगुणित। अच्छा, त्रिगुणित शब्द आ जाए तो 3n मतलब n का गुणा 3 से कर दो, 23 का गुणा 3 से कर देंगे। चतुर्गुणित शब्द आ जाए तो n का गुणा किससे कर देना, 4 से कर देना। ठीक है, तो n का ध्यान रखना, n होता है अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय, सेट होता है, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं ना कोशिका के अंदर एक समुच्चय के रूप में मिलते हैं। आपने लास्ट ईयर शायद पढ़े भी होंगे गुणसूत्रों के बारे में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित ये आते हुए चलेंगे। अगली बात, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा, युग्मक निर्माण की बात कर रहे हैं। तो युग्मकों में ध्यान रखना, युग्मक जो होते हैं वो हमेशा कैसी कोशिका होगी, अगुणित कोशिका होगी। ठीक है, अगुणित का मतलब क्या होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। दूसरी बात कि ऐसी अगुणित कोशिकाएं जो कि किसके, नए जीव का निर्माण करती हों, ऐसी कोशिकाएं जो नए जीव का निर्माण करती हो या नए जीव के निर्माण में सहायक हो, उन्हीं कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, युग्मक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई यहां तक युग्मक की परिभाषा, ऐसी कोशिकाएं जो कि नए जीव का निर्माण कर रही हों। ठीक है, लेकिन ये कोशिकाएं कैसी होंगी, अगुणित होंगी। यदि द्विगुणित कोशिका आप लेके चल रहे हो ना, तो वो लैंगिक जनन की बजाय किसमें पहुंच गया, अलैंगिक जनन में पहुंच गया। इसलिए यहाँ पे अगुणित कोशिका शब्द यूज किया है कि वे अगुणित कोशिकाएं जो कि नए जीव के निर्माण करती हों, युग्मक कहलाती हैं। क्लियर हो गई यहां तक। अब युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक,
नर युग्मक होंगे और दूसरे होंगे मादा युग्मक। दूसरे मादा युग्मक, दो प्रकार के युग्मक होते हैं। इस चैप्टर में इसलिए टाइम लग रहा है, सभी बच्चे सुन लेना, क्योंकि यदि ये आपके समझ में आ रहा है ना तो सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो युग्मक दो प्रकार के हो गए, नर युग्मक और मादा युग्मक, और दोनों ही युग्मक कैसे होंगे? अगुणित अगुणित होंगे, युग्मक अगुणित होंगे। अब नर युग्मक जो हैं, प्राणी जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। सजीवों को दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से? एक तो पेड़ पौधे और दूसरे होते हैं जीव जंतु। ठीक है, सभी इनमें आ जाते हैं। सजीवों के दो एग्जाम्पल हैं। अब नर युग्मक जो है ना, पादपों के अंदर होंगे या जंतुओं के अंदर होंगे? नर युग्मक, नर युग्मक दोनों के अंदर होंगे, पादप के अंदर भी होंगे और जंतु के अंदर भी होंगे। पादपों में नर युग्मक जो होते हैं, इनको हम पराग कण के नाम से जानते हैं। पराग कण या पराग के नाम से, या इनको लघु बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इनको लघु बीजाणु को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। दूसरा, जंतुओं के अंदर, जंतुओं की बात कर रहे हैं, जंतुओं में नर युग्मक जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? शुक्राणु कहलाते हैं या स्पर्म कहलाएंगे। क्लियर है यहां तक? ये एक ही नाम है, परागकण, पराग और लघु बीजाणु। इसके बाद में दूसरा है कि मादा युग्मक जो होते हैं, देखो मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक की बात करें, पादपों के अंदर मादा युग्मक जो होते हैं वो, सॉरी, नर युग्मक जो होते हैं, ये तो बता दिए ना। हाँ, मादा युग्मक जो होते हैं वो कहलाती है अंड कोशिका। जंतु हो या पादप हो, दोनों के अंदर मादा युग्मक हमेशा क्या कहलाएगी? अंड कोशिका या एग सेल या अंडाणु के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये नाम कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी, ये हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होंगे, ये वाले नाम यदि आए तो। अब इसके बाद में, ये तो पहला हो गया युग्मक किसे कहते हैं। अब युग्मकों के निर्माण की बात चल रही है। युग्मकों के निर्माण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है किसकी? नर युग्मकों की। नर युग्मक, इनके निर्माण की बात चल रही है कि नर युग्मकों का निर्माण कहां होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं पादप के अंदर। ये आपको आगे डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगे, यहाँ केवल शॉर्ट में हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे इतनी दिक्कत नहीं आए। दूसरा है जंतु। पादपों के अंदर नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वो पराग कोश के अंदर होता है। पराग कोश किसमें होगा? लास्ट ईयर 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ये। ठीक है, कि पुष्प होता है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, 2 चक्र होते हैं और दोनों चक्रों के भी 2-2 भाग होंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं पे पुमंग आता है। पुमंग के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। तो परागकोश जो होते हैं ना, इन्हीं में किसका निर्माण होगा? पादप के नर युग्मकों का निर्माण होगा। क्लियर है? दूसरा, पराग कोश जो होता है ना, इस पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानी। यहां तक आई? समझ में नहीं आई? एक मालवेसी कुल को छोड़ के, मालवेसी कुल जो है जिसमें गुड़हल के फूल आते हैं ना, गुड़हल देखा है? गुड़हल के फूल, तो उस पादप को छोड़ के या उस कुल के पादपों को छोड़ के कोई अन्य जो पादप होते हैं अन्य कुल के, उनमें एक परागकोश जो होता है ना, एक परागकोश, उसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां मिलती हैं। जैसे ये एक परागकोश है, इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी, 1 2 3 4, इस तरह से। क्लियर हो गई? ठीक है, केवल मालवेसी कुल के पादपों को छोड़ के। क्लियर है? जिसमें गुड़हल आती है। तो परागकोश, परागकोश के अंदर क्या होंगी? लघु बीजाणु दानियां होंगी, और लघु बीजाणु दानियों में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होगा, और लघु बीजाणु आगे चल के कैसे पराग कण के रूप में बदल जाते हैं। पराग कण,
लघु बीजाणु भी अगुणित होते हैं और परागकण भी क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। सेकंड चैप्टर में पूरी डिटेल मिलेगी इनकी पढ़ने के लिए, ठीक है, शुरुआत से ही मिलेगी ये। तो ध्यान रखो कि पादप के अंदर कहीं ना कहीं पे पादप में क्या होंगे, पुष्प होंगे, पुष्प पादप में ही तो मिलेंगे। अब पुष्प के अंदर कहीं ना कहीं पे क्या होगा, परागकोश होगा, और परागकोश के अंदर क्या मिलेंगी, लघु बीजाणु दानियां, और लघु बीजाणु दानियों में किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का। और लघु बीजाणु अंततः क्या है, गोल रूप में हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, परागकण। और ये परागकण या लघु बीजाणु ही क्या कहलाते हैं, दोनों पादप के अंदर नर युग्मक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा, जंतुओं की बात करें हम, जंतुओं में नर युग्मक की बात करें, तो जंतुओं में कहीं ना कहीं पे नर जननांग होते हैं, जंतुओं में नर जननांग मिलेंगे, और इन नर जननांग में वृषण होते हैं, वृषण या टेस्टिस होंगे, और इन वृषण के अंदर ही किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का, शुक्र जनन नलिकाएं मिलेंगी। ये तीसरे चैप्टर में प्रोसेसिंग आएगी पूरी, अभी केवल शॉर्ट में ध्यान रखना है आपको कि नर जननांग होते हैं, नर जननांग में वृषण, और वृषण के अंदर क्या मिलेंगी, शुक्र जनन नलिकाएं, और इन शुक्र जनन नलिकाओं से पहले किसका निर्माण होगा, या सीधा ध्यान रखो, इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे यहां तक समझ में, ये बस छोटे छोटे स्टेप हमें ध्यान रखने हैं कि नर युग्मकों का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो पादप के अंदर नर युग्मकों का निर्माण किसमें होता है, पराग कोश में या लघु बीजाणु दानी में होता है, जबकि जंतुओं में नर युग्मकों का निर्माण वृषण में स्थित किन में होता है, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर होता है। क्लियर हो गई, कहाँ होगा। अब ये तो हो गए किसके बारे में, नर युग्मकों के बारे में। अब दूसरा देखें हम मादा युग्मकों के बारे में कि मादा युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पादप में, और दूसरा है जंतु के अंदर, जंतुओं में कहाँ होगा। तो पादप में मादा युग्मक का जो निर्माण होता है, पादपों के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होगा, वो पादप के अंदर कहीं ना कहीं पे पुष्प मिलेगा, फूल मिलते हैं ना पादप के अंदर, पुष्प के अंदर जायांग वाला भाग होता है, ये 11वीं क्लास की चीजें हैं सारी, जायांग वाला भाग होगा। इस जायांग में कहीं ना कहीं पे अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर कहीं ना कहीं पे बीजांड होगा, बीजांड, और बीजांड के अंदर किसका, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश के अंदर क्या होती है, अंड कोशिका होती है। क्लियर हो गई यहां तक, ये सारी 11वीं क्लास की चीजें हैं, 11वीं क्लास में है आपके पढ़ने के लिए। ये पढ़ी थी पहले 11वीं में, नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर में हम पूरी चीज लेके चलेंगे, जो 11वीं में भी थी, जो नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ाई होंगी तुम्हारे लिए वो भी, और यहाँ पे ये सारी 12th वाली पूरी, थोड़ा उसमें 2-3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखो, पादप में मादा युग्मकों का निर्माण पुष्प में उपस्थित अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंड कोशिका का निर्माण होगा, क्योंकि अंडाशय में ही क्या मिलते हैं, बीजांड मिलते हैं, और उन बीजांड के अंदर क्या होंगे, भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में क्या मिलेगी, अंड कोशिका मिलेगी। ये 12th में भी पूरी प्रोसेसिंग है इनकी, पूरी इसी स्टेप में आपको समझते हुए चलने पड़ेंगे वहां पे, कि पहले हम अंडाशय की संरचना देखेंगे, फिर बीजांड की देखेंगे, फिर भ्रूण कोश की संरचना देखेंगे, फिर उसके बाद में अंड कोशिका पे पहुंचेंगे। इसी प्रकार से जंतुओं के अंदर यदि हम बात करें, तो जंतुओं के अंदर क्या होता है, मादा के अंदर अंडाशय होता है, मादा में अंडाशय मिलेगा, और इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होगा, अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, या अंडाणुओं का निर्माण होगा। तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट ये ध्यान रखनी है कि मादा युग्मकों का निर्माण जो होता है वो किसमें होगा, अंडाशय के अंदर होगा। क्लियर है, जंतु हो या पादपों में भी देख लेना, अंडाशय के अंदर मादा युग्मकों का या अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है यहां तक। तो ये तो हो गई युग्मक निर्माण के बारे में।
दूसरा है इसके बाद में युग्मकों का संलयन कैसे होता है, ये शब्द भी तो बताया था कि युग्मकों का निर्माण तो हमने देख लिया, अब युग्मकों का संलयन होगा इसमें। ठीक। अच्छा, युग्मक कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक। दो प्रकार के युग्मक होते हैं ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो दोनों युग्मक आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। मिलेंगे ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं। अब युग्मक संलयन जब होगा तो एक बात बताओ, इसमें कितने प्राणियों की आवश्यकता होगी? कितने जीव भाग लेंगे लैंगिक जनन में? एक जीव भाग ले रहा है या दो ले रहे हैं या तीन ले रहे हैं चार ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं? दो ले रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं? द्विजनकीय जनन के नाम से बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा दो जीव भाग लेते हैं, दो जीव। ठीक है, इसलिए इसको द्विजनकीय जनन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? अब नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों युग्मक आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे। देखो, ये नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्मक हो गया। दोनों युग्मक आपस में मिले, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। ठीक है, आपस में मिलने पे इनके बीच में, सॉरी, इनके बीच की जो भित्ति होती है ना, वो गल जाती है। बीच की भित्ति गल गई। पहले तो ये आपस में ऐसे मिले, इनके बीच की ये भित्ति क्या हो गई? गल गई। अब इसके अंदर भी अगुणित केंद्रक है और इसमें भी, ये कोशिका भी कैसी है? अगुणित, और ये कोशिका भी कैसी है? अगुणित है। ठीक है, जैसे मानव की बात करें तो इसमें 23 गुणसूत्र और इसमें क्या होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। अब ये दोनों केंद्रक जो होते हैं, पहले यहां रहेंगे फिर यहां रहेंगे, बीच की भित्ति क्या हो गई? गल गई। अब ये दोनों केंद्रक जो होते हैं ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस केंद्रक के 23 गुणसूत्र और इस वाले केंद्रक के 23 गुणसूत्र, 23 और 23 कितने होंगे? 46। तो इस गुणसूत्र में कितने, सॉरी, इस केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। और 46 गुणसूत्र वाली कोशिका जो होगी, ये कोशिका अगुणित होगी या द्विगुणित होगी? द्विगुणित होती है। तो ये पहली जो कोशिका बनती है ना, युग्मकों के संलयन से, युग्मकों के संलयन से बनने वाली प्रथम कोशिका जो होती है, वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। चाहे जीव कोई सा भी हो, पृथ्वी पे पाया जाने वाला कोई भी जीव हो जो लैंगिक जनन कर रहा हो, उसमें हमेशा जब भी युग्मक आपस में मिलेंगे तो युग्मकों के मिलने से प्रथम कोशिका जो बनेगी, उस कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? जायगोट के नाम से जानते हैं। जायगोट, या इसको युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। और ये युग्मनज हमेशा कैसा रहेगा? द्विगुणित रहेगा। चाहे जीव अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, कोई सा भी हो, युग्मनज हमेशा कैसा रहेगा? द्विगुणित रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये तो हो गई युग्मक संलयन वाली बात। आगे है कि युग्मक संलयन कितने प्रकार का होता है? युग्मक संलयन के प्रकार, ये युग्मक संलयन के प्रकार कल बताएंगे, इसलिए इससे पहले इससे थोड़ा सा नोट कर लेना लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन, इसमें लिखना ऐसा जनन जिसमें, ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण तथा ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन की क्रिया होती है, युग्मक संलयन की क्रिया होती है, कौमा, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। अगली लाइन से लिखना टेस्ट करके,
लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा जायगोट या युग्मनज, लैंगिक जनन द्वारा जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन द्वारा जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, निर्माण होता है जो किसी जीव के, जो लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीव के, जो लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीव के शरीर की, जो लैंगिक जनन करने वाले जीव किसी भी जीव के शरीर की प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल या प्राथमिक कोशिका, अंडरलाइन, प्राथमिक कोशिका होती है। प्राथमिक कोशिका होती है। अगली लाइन से लिखना, युग्मनज से, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, एक अगली लाइन से और लिखना, युग्मक, अगली लाइन से, युग्मक, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई होती है। युग्मक लैंगिक जनन की इकाई होती है, लैंगिक जनन की इकाई होती है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, पहला है नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। नर युग्मक और दूसरा है मादा युग्मक। लिख लिया? एक नोट डाल के लिख लेना, इसमें एक नोट डाल के लिखो, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों से भिन्न होती है, अपने जनकों से भिन्न होती है, भिन्न होती है तथा संतति में, तथा संतति में दोनों, संतति में दोनों जनकों के गुण या लक्षण, तथा संतति में दोनों जनकों के गुण या लक्षण पहुंचते हैं। संतति में दोनों जनकों के गुण या लक्षण पहुंचते हैं। ये लाइन समझ लेना ध्यान करके। लास्ट ईयर सेल डिवीजन पढ़ा होगा, कोशिका विभाजन, ध्यान है नाम? तो कोशिका विभाजन जब आपने पढ़ा था तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का पढ़ा है। एक तो समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन, और दूसरा था अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा था इनके बारे में। अब यहां देखना, सभी ध्यान से सुनना कि युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन मिलता है?
युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन मिलेगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय। और शरीर में वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन मिलेगा? समसूत्री विभाजन मिलेगा। तो लाइन ये लिखाई है कि जनक जो होते हैं, या जैसे माता पिता जो होते हैं, माता पिता से उत्पन्न संतति जो होंगी, जैसे कोई दंपत्ति हैं, उनके मान के चलना 3 या 4 संतानें हैं, और प्रत्येक संतान जो होगी ना, वो एक दूसरे से क्या होगी? भिन्नता लिए हुए होगी, जबकि है वो किसकी? एक ही जनक की है, लेकिन इन सभी में क्या होगी? भिन्नता होगी। जैसे हमारे भाई बहन जो होते हैं, इन सबकी शकल, भार या इनके गुण सबके कैसे होंगे? अलग अलग मिलेंगे। तो वो क्यों होता है, वो यहाँ ध्यान से देखना एक बार। इसका जवाब लास्ट ईयर में था कि जब भी युग्मकों का निर्माण होगा, हम या इन जीवों की जो उत्पत्ति हो रही है, वो कौन से जनन के द्वारा हो रही है? लैंगिक जनन के द्वारा। और लैंगिक जनन का हमें पता है कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होगा? युग्मक निर्माण। लैंगिक जनन में क्या है? युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन, ये क्रिया होती है, होगी ना? अब युग्मकों का निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और अर्धसूत्री विभाजन में कहीं ना कहीं पे आपने प्रोफेज के बारे में पढ़ा होगा, प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ा था ये, प्रोफेज फर्स्ट, या इसको पूर्वावस्था भी बोलते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट की 5 उपावस्थाएं थी। 5 उपावस्थाओं में एक अवस्था थी पैकाइटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये 5 उपावस्थाएं थी। ये आपको 5वें नंबर के आनुवंशिकता वाले चैप्टर में भी आएगा पढ़ने के लिए। तो पैकाइटिन उप अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र जो होंगे, इन समजात गुणसूत्रों के मध्य में क्या होगा? 2 समजात गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, समजात जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, इनके बीच में क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाएगी। जैसे ये गुणसूत्र, ठीक है, और दूसरा गुणसूत्र ये रहा, इनके बीच में इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो जाएगी। मतलब एक गुणसूत्र के ऊपर दूसरा गुणसूत्र आ जाएगा, उनकी भुजाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी, और यही घटना क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना कहलाती है। तो एक जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मॉर्गन के प्रयोग। तो उन्होंने ये बताया था कि पहले तो गुणसूत्रों में क्या होगा? आकर्षण, ठीक है, आकर्षण हुआ। तो आकर्षण में 2 गुणसूत्रों की भुजाएं, जैसे 1 2 3 4, 4 भुजाएं एक गुणसूत्र की, 1 2 3 4, 4 भुजाएं दूसरे गुणसूत्र की, ये एक दूसरे को क्या करती हैं? ऐसे क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, क्रॉस करती हुई चलेंगी। तो जहां से ये क्रॉस करेंगी, उस स्थान से क्या होंगी? एक दूसरे को स्पर्श करेंगी, नहीं करेंगी? तो ये स्थल जो होते हैं वो क्याज्मा कहलाते हैं। अब पहले तो गुणसूत्रों में क्या हुआ? आकर्षण हुआ। आकर्षण के बाद में मॉर्गन ने बताया था ये कि पहले गुणसूत्रों में आकर्षण होगा, फिर क्या होगा? उनमें प्रतिकर्षण होगा। अब प्रतिकर्षण में 2 वस्तुएं आपस में पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी? आकर्षण में तो पास पास आ गई, लेकिन प्रतिकर्षण में क्या होगा? दूर दूर जाएंगी। अब दूर दूर जाएंगी तो इनमें क्या होगा? एक गुणसूत्र के कुछ भाग दूसरे गुणसूत्र पे, और दूसरे का कुछ भाग पहले गुणसूत्र पे आ जाएगा। कैसी होगी स्थिति? देखना, देखो,
ये स्थिति होगी। एक गुणसूत्र, देखो पहले ये दो अलग अलग गुणसूत्र हैं, इन दोनों में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हुई। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद में इनमें क्या हुआ है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने पे एक इस वाले गुणसूत्र के कुछ खंड तो कहाँ आ गए, इस गुणसूत्र पे, और ये जो सफेद रंग का गुणसूत्र है इसके कुछ खंड कहाँ आ गए, इस दूसरे गुणसूत्र पे आ गए ना। ये क्रिया जो होती है इसको बोलते हैं हम जीन विनिमय की क्रिया। तो यही कारण होता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर जो होती है ना, क्रॉसिंग ओवर ही जिम्मेदार होती है कि एक जनक के जितनी भी संतति होंगी वो सभी संतति एक दूसरे से क्या होंगी, भिन्न होंगी, प्लस संतति जो होती है वो माता पिता से क्या होगी, भिन्न होगी। आगे समझ में। तो हम लोग जो अपने माता पिता से या बहन भाई से जो पृथक हैं, चाहे हमारी शक्ल अलग हो, हमारे गुण अलग हो, शरीर का भार अलग हो, कार्य करने की क्षमता अलग हो, तो ये जो भिन्नता आई है ना एक दूसरे में, वो इसके कारण आई है, इसके कारण। और क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी उपावस्था में होती है, पैकाइटिन उपावस्था में। और पैकाइटिन उपावस्था जो है वो किसमें होती है संपन्न, प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। और प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो किसके अंदर संपन्न होता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है वो ही भिन्नता के लिए जिम्मेदार होगी। जुड़वा बच्चे इसका अपवाद होते हैं, ट्विंस जो हैं वो अपवाद है इनके। ठीक है, भिन्नताओं के केवल और केवल ट्विंस अपवाद होते हैं, अदरवाइज सबके अंदर ये क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक। तो ये जो नोट लिखाया है ना कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है वो जनकों से भिन्न होगी, और दोनों ही जनकों के गुण या लक्षण जो होंगे वो संतति में पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे, कि अभी बताया था कि जब भी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो ये जो संतति यहाँ पैदा हो रही है इसके अंदर आधे गुणसूत्र तो नर के और आधे किसके होंगे, मादा के होंगे ना। तो हमारे अंदर या हमारे शरीर के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर लक्षणों का जो निर्धारण होता है, किसी भी गुण को, जैसे हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, हर काम का जिम्मेदार कौन होता है, जीन होते हैं। ठीक है, किसी भी लक्षण, किसी भी व्यवहार, किसी भी गुण, किसी भी चीज के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, जीन्स जिम्मेदार होते हैं। और ये जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, जीन किसके होते हैं, डीएनए के होते हैं। डीएनए के सक्रिय खंड क्या कहलाएंगे, जीन कहलाएंगे। और ये डीएनए जो होते हैं इनसे किसका निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आगे समझ में। तो गुणसूत्र जो होते हैं या जीन जो होते हैं या डीएनए जो होते हैं वो इसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। क्लियर हो गई। तो इसलिए ये संतति भिन्न मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद में अगला आता है युग्मक संलयन के प्रकार। युग्मक संलयन में भी तो हो रही है ना। अब युग्मक संलयन के प्रकार कौन कौन से हैं, युग्मक संलयन के आपको पहले ही बताए थे प्रकार। सबसे पहला आता है होलोगैमी, दूसरा है आइसोगैमी, तीसरा है एनाइसोगैमी, चौथा है ऑटोगैमी, और पांचवा है पीडोगैमी। ये 5 प्रकार हैं, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऑटोगैमी और पीडोगैमी। होलोगैमी में देखो क्या होता है, एक एक लाइन में समझते चलना कि जीव का शरीर जो होता है ना वो युग्मक की भांति, जीव का शरीर किसकी भांति, युग्मक की भांति काम करता है। युग्मक की भांति, युग्मक का निर्माण नहीं कर रहा है वो, और ना ही खुद युग्मक में बदल रहा है, बल्कि वो युग्मक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कोकोरोमनास इसका एग्जांपल है। आइसोगैमी, आइसोगैमी में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार, आकृति, संरचना में कैसे होते हैं, समान होते हैं। दोनों की आकृति समान होगी। सामान्य तौर पे क्या होगा, युग्मक जो होते हैं ना, नर युग्मक छोटा और मादा युग्मक बड़ा मिलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन आइसोगैमी में क्या होगा, नर और मादा दोनों युग्मक कैसे होते हैं, समान।
आकार आकृति संरचना में बाहर से बिल्कुल हमें समान देखेंगे, इनमें हम अंतर नहीं कर पाते बाहर से देखने पर। अगला है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में क्या होता है, नर युग्मक तो कैसा होगा, छोटा होगा, और मादा युग्मक बड़ा होता है, बड़ा होगा। क्लियर है? एनाइसोगेमी में नर युग्मक छोटा और मादा युग्मक बड़ा, तो इनमें हम आसानी से अंतर कर पाते हैं। आगे है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, जीव का शरीर जो होता है, ध्यान से सुनना, जीव का शरीर किस में बदल जाता है, युग्मक में बदल जाता है। यहाँ पे भी जीव का शरीर युग्मक में है, लेकिन वो युग्मक की तरह काम कर रहा है, युग्मक में नहीं बदला है। और यहाँ पे युग्मक, जीव का शरीर जो होता है ना, वो किस में बदल गया है, युग्मक में बदल गया है। ठीक। और लास्ट है पीडोगेमी। पीडोगेमी में क्या होता है, जीव शिशु जो होते हैं, किसी भी जीव के शिशु जो होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं, युग्मक की भांति काम करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पीडोगेमी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? ये 5 प्रकार का युग्मक संलयन है। ठीक। अच्छा, इन्हें लिखा दें। तो अब तक जो भी आपके लिए लिखाया है ना, इसको पढ़ते हुए चलना। कुछ दिन की क्लास और शेष है, उसके बाद में ये आपके चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के आधार पे आपको सेकंड चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बचा हुआ कल इनको कल लिखाएंगे। धन्यवाद।